विभवांतर 230 वोल्ट दिया गया है। प्रारंभिक धारा दी गई है 3.2 एम्पियर, यानी कि इसको मान लेंगे I1, तो I1 का मान हो जाएगा 3.2 एम्पियर। फिर दूसरी धारा दी गई है, इसको मान लेंगे I2 2.8 एम्पियर। और ताप यहाँ पर कमरे का ताप दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर T1 का मान दिया गया है। और तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा, यानी कि T2 का मान ज्ञात करना है। और ताप गुणांक यानी कि अल्फा दिया गया है 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यानी कि इसमें विभव दिया गया है 230, तो कैपिटल V बराबर हो जाएगा 230 वोल्ट। पहली धारा यानी कि इसको मान लेते हैं I1, तो I1 का मान दिया गया है 3.2 एम्पियर। इसके बाद दूसरी धारा यानी कि I2, इसका मान दिया गया है 2.8 एम्पियर। और पहला ताप दिया गया यानी कि कैपिटल T1 बराबर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, और हम लोगों को कैपिटल T2 का मान ज्ञात करना है। और ताप गुणांक दिया है अल्फा, अल्फा का मान दिया गया है 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इतना दिया गया है। इसके बाद तो सबसे पहले इसमें प्रतिरोध निकालेंगे यानी कि R। तो यहाँ पर दो धाराएं हैं, इसलिए पहला प्रतिरोध निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे R1 बराबर हो जाएगा V/I1। तो V का मान हो जाएगा 230 और I1 यानी कि पहली धारा दी गई है 3.2। तो जब इससे 3.2 से 230 को भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 71.88 ओम, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। इसके बाद दूसरा प्रतिरोध निकालेंगे तो ये हो जाएगा फिर R2 बराबर सूत्र बनेगा V/I2। तो V का मान फिर हो जाएगा 230 और धारा हो जाएगी 2.8। इसको जब भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 82.14 ओम। तो ये दोनों प्रतिरोध हो जाएंगे। इसके बाद सूत्र होता है अल्फा बराबर R2 - R1/R1 डेल्टा T। ये सूत्र आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि कैसे निकाला गया है, आप वहां से वो देख सकते हैं। इसके बाद डेल्टा T जो है इधर गुणे में आएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा T बराबर R2 - R1 और बट्टे में ये अल्फा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा R1, इतना हो जाएगा। अब इसमें जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर डेल्टा T बराबर R2 का मान अभी निकाला गया था, तो R2 का मान आया था 82.14। इसके बाद फिर माइनस R1 का मान आया है 71.88, इतना हो जाएगा। फिर बट्टे में यहाँ पर अल्फा का मान लिखेंगे 1.70 × 10⁻⁴ और फिर गुणे यहाँ पर R1 का मान लिखेंगे, तो R1 का मान हो जाएगा 71.88, इतना हो जाएगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर डेल्टा T का मान जो है वो आएगा 840 डिग्री सेल्सियस, वो इतना आ जाएगा इसको हल करने पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले इसको घटाना है, फिर घटाने के बाद इन दोनों का गुणा करके जो भी संख्या आएगी उसको आप भाग कर देंगे, तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद डेल्टा T बराबर होता है T2 - T1 बराबर हो जाएगा 840 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हम लोग T2 का मान निकालेंगे तो T1 इधर आएगा और वो प्लस में हो जाएगा, तो T1 + 840 डिग्री सेल्सियस, इतना हो जाएगा। इसके बाद T2 बराबर यहाँ पर T1 का मान रखेंगे, तो T1 का मान है 27 डिग्री सेल्सियस और प्लस हो जाएगा 840 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों जब जोड़ देंगे तो इसका मान हो जाएगा फिर 867 डिग्री सेल्सियस, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को इस चित्र में समस्त भाग में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी में ये बड़ी वाली प्लेट धनात्मक होती है और छोटी वाली प्लेट जो होती है ऋणात्मक होती है। हमेशा धारा धन वाले सिरे से प्रवाहित होती है, यानी कि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये धारा है I। जब ये धारा बिंदु A पर पहुंचेगी तो यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ये वाला भाग हम लोग मान लेते हैं I1, तो जो दूसरी तरफ धारा जाएगी, तो टोटल भाग था I, उसमें से I1 भाग एक तरफ चला गया, तो दूसरी तरफ हो जाएगा I - I1, ये भाग इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद जब ये I1 धारा बिंदु B पर पहुंचेगी तो यहाँ पर फिर दो भागों में विभक्त होगी, तो ये वाला भाग मान लेते हैं I2, और जो भाग आगे जाएगा फिर वो वाला हो जाएगा I1 - I2, यानी कि जो धारा I1 आ रही थी उसमें से I2 भाग दूसरी दिशा में चला गया। यहाँ पर ये धारा जब जाएगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये धारा जब आगे जाएगी और यहाँ से ये धारा आ रही है I2, तो ये दोनों जब आगे मिलेंगे तो ये धारा है I - I1 और I2 इधर से आ रही तो प्लस हो जाएगा I2, यानी कि हम लोगों को इसमें I1 और I2 का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम का यानी कि लूप नियम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बंद पास ABDA का प्रयोग करेंगे। तो इसमें बताया गया था कि किसी भी बंद पास में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग जो होता है उस बंद पाश में कार्यरत विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो इस बंद पाश में विद्युत वाहक बल दिया नहीं गया है, धारा है पहली I1 और उसके संगत प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम। तो यहाँ पे लिखा गया है बंद पास ABDA में लूप नियम से, तो धारा है I1, संगत प्रतिरोध 10, तो इसको लिखेंगे फिर 10 I1। इसके बाद इसी बंद पाश में जब आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर धारा है I2 और उसके संगत प्रतिरोध है 5 ओम, दिशा इसकी सेम है, तो इसमें लिखेंगे +5
I2 इतना हो जाएगा। इसके बाद जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर जब इस दिशा में जाएंगे तो की बार ध्यान दीजिए, जो धारा आ रही है वो विपरीत दिशा में हो जाएगी, जो विपरीत होने के कारण यहाँ पे लग जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है 5 और इसके संगत धारा हो जाएगी I माइनस I1 और विद्युत वाहक बल दिया नहीं गया तो इसका मान हो जाएगा 0। ये इतना हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा फिर 10 I1 प्लस 5 I2 माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5I और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 5 I1 बराबर 0। यहाँ पे 10 में ये वाला 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 5 मिलकर 15 I1 प्लस 5 I2 माइनस 5I बराबर 0। इसमें 5 से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 I1 5 नहीं 15, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा I2, यहाँ पे आ जाएगा I और बराबर में हो जाएगा 0। जो 5 कॉमन लेंगे वो दूसरी तरफ जाएगा तो गुणे में जाएगा, सॉरी भाग में जाएगा, और यहाँ पे भाग में जाने पर उसका मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे अब समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद बंद पाश दूसरा वाला लेंगे यानी कि BCDB। तो इसमें प्रतिरोध दिया गया है 5 ओम और उसके संगत धारा दी गई है I1 माइनस I2। तो इसको लिखेंगे हम लोग 5 और उसके संगत धारा थी I1 माइनस I2 इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम और यहाँ पर ये धारा दी गई है I माइनस I1 प्लस I2। अब की बार ये धारा इस दिशा से आ रही है तो यहाँ पर हम लोग जब बंद पास लेंगे तो ये विपरीत दिशा में होगा, यानी कि इसका मान जो लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 10, इसके बाद धारा थी I माइनस I1 और प्लस हो जाएगा I2। इसके बाद फिर माइनस अगला जो प्रतिरोध था वो 5 था और धारा थी I2, इसका मान जो होगा 0 हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 3I1 माइनस 4I2 माइनस 2I बराबर हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये अभी जैसे पहला समीकरण हल किया था उसी तरह आपको हल करना है, इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर ABCHGA के लिए यानी कि अब की बार जो पूरा बंद पाश है उसके लिए लेना है। तो ध्यान दीजिए आप चित्र में, अब की बार ये पूरा बंद पाश लिया गया ABC और यहाँ पर हम लोग मान लेंगे G। तो ABCGHA ये पूरा बाहरी पृष्ठ का बंद पाश लिया गया पूरा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिखेंगे तो ये वाला जो प्रतिरोध दिया गया है यहाँ पर इसका मान दिया गया है 10 ओम। तो पहला प्रतिरोध है 10 ओम और उसके संगत धारा है I। तो हम लोग इसको लिखेंगे 10I1, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रतिरोध जो है उसका मान है 10 ओम और उसके संगत धारा है I1। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे आएंगे तो इधर प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम और उसके संगत धारा हो जाएगी I माइनस I2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी धाराएं सबकी समान है तो प्लस में ही मान लिखेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 10I1, फिर इसके बाद प्लस 5 और फिर हो जाएगा I1 माइनस I2 इसके बराबर। और इसमें विद्युत वाहक बल अब की बार दिया गया है, ध्यान दीजिए चित्र में आप, यहाँ इस बंद पाश में ये विद्युत वाहक बल दिया गया है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर बराबर में अब की बार 0 नहीं, वहाँ पर 10 वोल्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ बराबर में हो जाएगा फिर 10, ये इतना हो जाएगा। जब हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 3I1 माइनस I2 प्लस 2I और बराबर हो जाएगा 2। जैसे अभी समीकरण नंबर 1 हल किया गया था उसी तरह आप इसको हल कर लेंगे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद ये समीकरण 2 दिया गया था और ये वाला समीकरण 3। अब इसके बाद हम लोग समीकरण 2 और प्लस 3 यानी कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ना है यहाँ पर। तो समीकरण 2 हम लोगों को दिया गया है 3I1 माइनस 4I2 माइनस 2I बराबर 0, ये समीकरण 2 हो जाएगा। और समीकरण 3 दिया गया है 3I1 माइनस I2 प्लस 2I बराबर 2, ये समीकरण नंबर 3 दिया गया है। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर ये 3 और 3 मिल के हो जाएगा 6I1। इसके बाद 4 और ये वाला I2 दोनों माइनस में है तो ये जुड़ के हो जाएगा फिर माइनस 5I2 और बराबर में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ये आ गया 6I1 माइनस 5I2 बराबर 2। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद समीकरण 3 में इसको जोड़ेंगे। तो ये समीकरण 1 हम लोगों को दिया गया 3I1 प्लस I2 माइनस I। जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 6I1, फिर हो जाएगा फिर 2I2 और माइनस हो जाएगा 2I बराबर हो जाएगा 0। यानी कि समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने पर उसका मान आ जाएगा 6I1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर प्लस 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2I2 और फिर माइनस हो जाएगा 2I और बराबर में हो जाएगा 0। अब इस समीकरण में तीसरा समीकरण हम लोग को जोड़ना है। तीसरा समीकरण दिया गया था 3I1 माइनस I2 प्लस 2I बराबर 2, ये इतना दिया गया था तीसरा समीकरण। तो जब इसमें जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये प्लस माइनस जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 और 3 मिलके हो जाएगा 9I1, यहाँ पर जो है प्लस से ये वाला घट जाएगा तो ये वाला आ जाएगा प्लस का I2 इतना आएगा। इसके बाद यहाँ पर बराबर में बचेगा 2, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अगर I2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा फिर I2 बराबर 2, ये उधर जाएगा तो माइनस 9
I1, ये इतना आ जाएगा। इसके बाद ये मान जो है इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 5। अब इसके बाद समीकरण 5 से जो है समीकरण 4 में मान रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 4 से, तो ये समीकरण 4 आया था 6I1 - 5I2 = 2। तो यहाँ पर I2 की जगह पे जो है मान रखना है। तो जब I2 की जगह पे मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 6I1 - 5 और I2 की जगह पे लिखेंगे 2 - 9I1, इतना हो जाएगा। और फिर बराबर में हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा। इसके बाद जब इसको हम लोग यहाँ से हल करेंगे तो हल करने पर 6I1 पहले ये वाला हो जाएगा, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। इसके बाद फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45I1 और बराबर में हो जाएगा 2। 45 में जब 6 जोड़ देंगे तो जोड़ने पर इसका मान हो जाएगा 51। तो ये आ जाएगा 51I1 बराबर, ये माइनस का 10 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 10 और प्लस का 2 मिलके हो जाएगा 12। यानी कि यहाँ से हम लोग I1 का मान निकालेंगे तो I1 का मान आएगा 12/51, इतना आ जाएगा। इसके बाद जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये 3 से भाग करेंगे, इसको ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 17 तिया होता है 51, तो ये आ जाएगा 4/17 एम्पियर। तो I1 का मान जो है वो आया 4/17। अब इसके बाद यहाँ से I1 का मान जो हम लोग समीकरण 5 में रखेंगे, तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 5 से, तो जब यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर I2 बराबर 2 - 9, यहाँ पे I1 का मान हो जाएगा 4/17, यानी कि 4/17 ये इतना हो जाएगा। और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर अब की बार इसका मान आएगा -2/17 एम्पियर। जैसे अभी पहला वाला हल किया गया, आप उसको भी उसी तरह हल करेंगे। इसके बाद अब ये I1 और I2 के मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो I1 की जगह पे 4/17 और I2 की जगह पे -2/17 समीकरण 1 में रखना है। तो ये समीकरण 1 दिया गया है, इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर 3। यहाँ पे I1 का मान रखेंगे तो I1 का मान आया था 4/17, फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हम लोग I2 का मान रखेंगे तो I2 का मान आया है -2/17 और माइनस हो जाएगा I बराबर हो जाएगा 0। इसका गुणा करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4 × 12/17, फिर प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -2/17 -I बराबर 0, इतना हो जाएगा। इसके बाद जब 12 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 से 2 घटने पर 10 बट्टे हो जाएगा 17, क्योंकि दोनों का हर जो है वो बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा -I बराबर 0। तो जब I दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फिर I का मान आ जाएगा 10/17 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने I1 का मान निकाला, I का मान निकाला और I2 का मान निकाला, तो अभी तो तीनों मान आए हैं। इसके बाद हम लोगों को इस चित्र में प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना था। तो प्रत्येक शाखा में जब धारा का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले ये शाखा दी गई इसकी DC, तो DC में अगर धारा देखेंगे तो यहाँ पर है I - I1 और प्लस I2। यहाँ पे AD दिया गया है, AD में धारा देखेंगे तो यहाँ पर है I - I1। इसके बाद ये शाखा BC दी गई, इसमें धारा है I1 - I2 और ये शाखा AB, इसमें धारा है I1। तो इस धारा का मान तो आ गया है I1 का। यहाँ पर ये शाखा दी गई है I, यहाँ पर धारा का मान दिया गया, ये भी आ गया। तो हम लोगों को अभी 3 शाखाओं के मान निकालना है, DC, BC और AD के। तो DC में धारा का मान था I - I1 प्लस I2, इसमें तीनों धाराओं के मान रखेंगे तो I का मान आया है 10/17। इसके बाद माइनस I1 का मान जो है वो आया था 4/17। इसके बाद फिर प्लस I2 का मान आया था -2/17। तो तीनों के हर जो है वो बराबर हैं। तो यहाँ पर ये 10 में से 4 घटेंगे तो ये बचेगा 6 से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 4। तो इसका मान आ जाएगा 4/17 एम्पियर, यानी कि DC में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है 4/17। इसके बाद जो है शाखा AD, इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी I - I1, तो यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो I का मान 10/17, इसके बाद माइनस I1 का मान 4/17, तो 10 से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6/17, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद शाखा BC में जब हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर थी I1 - I2, तो I1 का मान हो जाएगा 4/17, फिर माइनस, इसके बाद I2 का मान भी माइनस में था तो ये हो जाएगा -2/17, फिर दोनों का हर बराबर है और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6 हो जाएगा 17 एम्पियर। तो इन तीनों धाराएं थी तो इनके मात्रक जो होंगे वो एम्पियर होंगे और ये तीनों शाखाओं के मान हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.10, तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला दिया गया किसी मीटर सेतु में चित्र 3.27, यानी कि इसका चित्र जो है पीछे दिया गया है, चित्र 3.27, जब प्रतिरोधक S बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे A से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। कैपिटल R का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाते हैं, ये भी बताना है आपको साथ में। पहले तो प्रतिरोध ज्ञात करना है और उसके बाद हम लोगों को ये बताना है कि व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए जो है मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाते हैं।
तो इसमें कैपिटल एस का मान हम लोगों को दिया गया है 12.5 ओम, इतना दिया गया है कैपिटल एस का मान। इसके बाद लंबाई दी गई है तार की एल बराबर 39.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 39.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और हम लोगों को प्रतिरोध कैपिटल आर का मान जो है ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है कैपिटल आर बराबर एस, फिर होता है एल बटे 100 माइनस एल, ये सूत्र हो जाएगा। तो जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो एस का मान दिया गया है 12.5 गुणे एल का मान दिया गया है 39.5, फिर बटे 100 हो जाएगा। इसके बाद माइनस एल का मान हो जाएगा 39.5, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 12.5 गुणे 39.5, और इसको जब हम लोग घटा के लिखेंगे तो घटाने पर ये आएगा 60.5, और इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो भाग करने पर ये टोटल आएगा 8.5 ओम। तो यहाँ पर ये कैपिटल आर का जो है मान हो जाएगा, इसी को आंसर मान लेंगे इसका। तो इसमें यह भी बताना था कि व्हीट स्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कापर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कापर की मोटी पत्तियों का उपयोग उनका प्रतिरोध घटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि गणना में इस प्रतिरोध पर विचार नहीं किया जाता है। इसके बाद इसी का बी पार्ट दिया गया कि कैपिटल आर तथा यश को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि जो दोनों प्रतिरोध दिए गए थे अगर उनको बदल दिया जाए तो सेतु का संतुलन बिंदु क्या होगा। इसके बाद आर और एस को आपस में परिवर्तित करने पर, यानी कि जो दोनों प्रतिरोध अगर उनको बदल दें तो फिर सूत्र हो जाएगा फिर कैपिटल एस बराबर आर और एल बट्टी 100 माइनस एल। इसके पहले जो हम लोगों ने सूत्र प्रयोग किया था उसमें लिखा था कैपिटल आर बराबर एस, जबकि बार ये दोनों बदल दिए गए। तो यहाँ पर अगर इसका हम लोग गुणा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 100 एस, इसके बाद माइनस एल एस और बराबर में हो जाएगा आर एल, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे 100 एस बराबर, ये उधर जाएगा तो इसमें एल कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा एस प्लस आर, इतना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एल का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एस बट्टी एस प्लस आर, इतना हो जाएगा। इसमें जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे एस का मान जो हम लोगों को दिया गया था उसका मान दिया गया था 12.5, फिर बट्टे एस का मान हो जाएगा 12.5 और प्लस इसके बाद हम लोगों ने जो आर का मान ज्ञात किया था उसका मान आया था 8.5, इतना आया था 8.5, तो ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 60.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो नया बिंदु होगा वो 60.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। इसके बाद इसी का सी नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस दशा में गैल्वेनोमीटर जो है कोई भी धारा नहीं दर्शाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.11, इसमें दिया गया है 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है। चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो इसमें हम लोगों को विद्युत वाहक बल दिया गया है 8 वोल्ट, यानी कि कैपिटल ई का मान 8 वोल्ट दिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर का मान दिया गया है 0.5 ओम। इसके बाद श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध ये कैपिटल आर का मान दिया गया है और 120 वोल्ट ये विभवांतर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है टर्मिनल वोल्टता क्या है, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है और फिर लिखा कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो इसमें हम लोगों को कैपिटल ई का मान दिया गया है 8 वोल्ट, ये कैपिटल ई हो जाएगा। विभव दिया गया है कैपिटल वी बराबर 120 वोल्ट, इतना दिया गया। इसके बाद स्मॉल आर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 0.5 ओम और फिर कैपिटल आर यानी कि प्रतिरोध दिया गया है 15.5 ओम, इतना दिया गया है। इसके बाद सूत्र होता है कैपिटल वी बराबर ई और प्लस आई ब्रैकेट में होता है आर प्लस कैपिटल आर। अगर ई हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वी माइनस कैपिटल ई बराबर हो जाएगा आई आर प्लस आर, इतना हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल आई का जब मान निकालेंगे तो ये बटे में आएगा तो ये हो जाएगा वी माइनस ई और बटे में हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो आई बराबर यहाँ पे जब मान रखेंगे तो वी का मान हो जाएगा 120, ई का मान हो जाएगा 8, स्मॉल आर का मान 0.5 और प्लस कैपिटल आर का मान हो जाएगा 15.5। तो फिर ये हो जाएगा आई बराबर जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 112 और बटे इसको जब जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पर हो जाएगा 16 और 16 से जब इसको भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा फिर 7 एम्पियर, इतना आ गया। इसके बाद फिर सिरों के बीच हम लोगों को निकालना है वोल्टता, तो यहाँ पे लिखेंगे सिरों के बीच वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोगों को वोल्टेज का मान निकालना है। तो वोल्टेज जब ज्ञात करेंगे तो वोल्टेज निकालने के लिए यहाँ पर हम लोगों को विद्युत वाहक बल दिया गया था यानी कि कैपिटल ई। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस आई
और फिर आंतरिक प्रतिरोध यानी कि R। तो सिरों के बीच उल्टता निकालने का सूत्र होता है V बराबर E प्लस आई आर। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो E का मान हो जाएगा 8 प्लस I का मान आया है 7, यहाँ पर I का मान हो जाएगा 7 और स्मॉल r का मान दिया गया था 0.5। ये हो जाएगा 8 प्लस इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये हो जाएगा 7×5 = 35 यानी कि 3.5। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 8 में 3 जब जोड़ देंगे तो इसका मान आएगा फिर 11.5 वोल्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.12, इसमें दिया गया किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63.0 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ये ज्ञात करना है आपको। तो इसमें हम लोगों को पहले सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि E1 का मान दिया गया है 1.25 वोल्ट और संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर, यानी कि ये जो 35 सेंटीमीटर दिया गया है इसको हम लोग मान लेंगे L1। तो ये L1 का मान हो जाएगा और दूसरा बिंदु इतने पर दिया गया तो इसको मान लेंगे हम लोग L2। इसके बाद हम लोगों को कैपिटल E1 का मान दिया गया है 1.25 वोल्ट, इतना दिया गया है। इसके बाद L1 का मान हम लोगों को दिया गया है 35 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। इसके बाद L2 का मान जो दिया गया है, L2 का मान दिया गया है वो 63 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। और इसमें हम लोगों को E2 का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है E प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि विद्युत वाहक बल जो है वो तार की लंबाई की अनुक्रमानुपाती होता है। इस पर निर्भर करता है, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो विद्युत वाहक बल जो है वो घटेगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लोग लिखते हैं फिर E1/E2 बराबर हो जाएगा L1/L2, इतना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग E2 का मान ज्ञात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा E2 बराबर E2 गुणे में चला जाएगा और ये प्लट किधर आएगा तो ये हो जाएगा E1 L2/L1, इतना हो जाएगा। इसमें जब मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा E2 बराबर E1 का मान 1.25, इसके बाद L2 का मान 63/L1 का मान हो जाएगा 35, इतना हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 2.25 वोल्ट और यही इसका आंसर हो जाएगा।